रेडियस इंपॉर्टेंट है बेटा, रेडियस से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम अलग अलग अभी इनको इनके रीजन समझने वाले हैं, है ना। तो ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है अभी, फिर हम टॉप टू बॉटम भी डिस्कस करेंगे। थ्री डी सीरीज की रेडियस के लिए ग्राफ है बेटा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है ये ग्राफ, है ना। एनसीईआरटी से भी आप इसको कर सकते हैं। 3D सीरीज के लिए, 4D सीरीज, 5D सीरीज के लिए इनके बीच में गैप कम होता जाएगा, वो हम अपन टॉप टू बॉटम में डिस्कस करेंगे, है ना। मतलब पूछा जाए कि लगभग बराबर रेडियस कहां पर है ना, तो देखो यहां पर रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्रोमियम कॉपर बराबर, लगभग आयरन कोबाल्ट निकेल बराबर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या मैं इनको यूज कर सकता हूं एलॉय बनाने में, है ना। क्योंकि एलॉय में हम क्या करते हैं कि एक एटम को अगर हटाएंगे तो उसकी जगह दूसरा एटम डालेंगे, तो लेटिस खराब नहीं होना चाहिए। लेटिस कब खराब नहीं होगा, जब साइज क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। तो डी ब्लॉक के मेटल्स को हम एलॉय फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनकी रेडियस कंपेरेबल है, बहुत लगभग बराबर ही रेडियस होती है बेटा। पिकोमीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट कर लिया हो तो बताओ रफ कर दो। ओके, ठीक है। बेटा जैसे हो जाए वैसे मुझे इन्फॉर्म करो, तो मेरा आपका क्या मिले। डन, ओके, थैंक यू। तो एक ही करके बेटा अभी देखते हैं कि क्या रीजन था। जैसे पहला लिया मैंने, और पहले कहां से कहां तक, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, है ना। स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक साइज क्या हुआ था, कम हुआ था। तो यहां तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेल सेम है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम होगा। पहला जो पार्ट था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा था एज एक्सपेक्टेड। सेकेंड पे आता है, सेकेंड क्या था बेटा, क्रोमियम से मैग्नीज, यहां पर साइज बढ़ा था, यहां साइज बढ़ा था डेटा के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये आप खुद बता सकते हो। मुझे बताओ क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है, और मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 3d5 4s2, है ना। तो यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी आउटर मोस्ट शेल में, पेयरिंग। बेटा देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जब S1 है और S2 है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी,
पेयरिंग एकदम से हुई तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने से साइज इंक्रीज कर गया मैग्नीज में। ठीक है, फिर थर्ड पे आते हैं Mn2Fe। क्या यहां पर साइज क्या हुआ था, कम हुआ था, साइज कम हुआ था, मतलब एज एक्सपेक्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज एक्सपेक्टेड नो प्रॉब्लम। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड नो प्रॉब्लम। फोर्थ में आता है, फोर्थ पॉइंट FeCO(Ni) है ना, साइज ऑलमोस्ट सेम, साइज ऑलमोस्ट सेम। बेटा एक चीज देखो, इनके पास जो D है, ये होंगे D के इलेक्ट्रॉन्स। Fe में ले लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6, 3D6 4s2 होता है Fe, 26 एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, तो एक चीज देखिए, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब पेयरिंग हो रही है ना बेटा, Fe, कोबाल्ट और निकिल 26 27 28, तो पेयरिंग हो रही है। अगर पेयरिंग होगी, अगर पेयरिंग होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो साइज डिक्रीज करेगा। अब आप देख लो कि एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर साइज को घटा रहा है, एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर साइज को कम कर रहा है, तो फाइनली क्या होगा बोलो, एक फैक्टर साइज को कम कर रहा है, दूसरा फैक्टर साइज बढ़ा रहा है, तो बेटा फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि साइज कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी। बात समझ में आई ना? ठीक है, क्योंकि Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन है 3D6 4s2, तो Fe में यहां इलेक्ट्रॉन आया, पेयर हुआ, कोबाल्ट में एक और आएगा, पेयर हो जाएगा, निकिल के लिए एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयर हो जाएगा, मतलब पेयरिंग बढ़ रही है ना बेटा, तो साइज बढ़ रहा है। लेकिन Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम हो रहा है, तो दोनों फैक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। बात क्लियर हुई? अब फिफ्थ पे आते हैं, निकिल से कॉपर, निकिल से कॉपर साइज बढ़ा था, निकिल से कॉपर साइज इंक्रीज किया था, निकिल से कॉपर साइज इंक्रीज किया था, निकिल से कॉपर साइज इंक्रीज किया था। तो आप देखो यहां पर 3D8 4s2 और कॉपर है 3D10 4s1। बेटा पेयरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एकदम से दो इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग बढ़ी है तो साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर होगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। अब फिफ्थ 6 पॉइंट में आते हैं बेटा, कहां से, कॉपर से जिंक में, कॉपर से जिंक में भी साइज बढ़ा। और ये तो आप समझ गए क्या कि 3D10 4s1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s2। वही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। नोट डाउन करें। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। तो मैंने अलग अलग आपको हर सभी का रीजन बता दिया बेटा कि साइज का क्या ऑर्डर है और क्यों है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी आप सभी है ना, आयनाइजेशन एनर्जी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कॉपर और जिंक को देख के क्या लग रहा है, साइज किसका बड़ा है, जिंक का। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिंक की होती है। हाँ, अब यहां गलती कर देते अपन, अपन पढ़ते ना कि साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, नहीं,
जिंक की आयनिसेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग कंप्लीट करें बेटा कि क्यों साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी है, एक जनरल ऑर्डर नहीं है, एक जनरल ऑर्डर यहां पर नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में देखो 3D 8 था और 3D 10 आया, तो पेयरिंग 2 से बढ़ गई बेटा। एक ही आगे जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ा। देखो आप ऐसा कंफ्यूज हो सकते थे कि निकिल में और कॉपर में भी रेडियस सेम होनी चाहिए थी। यहां पेयरिंग हो रही है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज बढ़ना चाहिए, पेयरिंग हो रही है, साइज बढ़ना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल है, तो साइज कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहां पर पेयरिंग डबल हुई, डबल पेयरिंग, क्योंकि 3D 8 था बेटा, 9 भी आया, 10 भी आया, तो फुलफिल्ड हुआ। पेयरिंग बहुत ज्यादा बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ी, तो साइज Z इफेक्टिव को डोमिनेट करेगा। Z इफेक्टिव तो 0.15 से बढ़ रहा था, इसलिए साइज कॉपर का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग एकदम से ज्यादा बढ़ गई, है ना। अभी तो एक एक करके पेयरिंग हो रही थी, इसका 26 है तो यहां होगा, 27 है तो यहां पर होगा, 28 है तो यहां पर, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एकदम से डबल पेयर्ड हो गया बेटा, मतलब पेयरिंग का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो साइज इंक्रीज कर जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी आ जाएगी कॉपर में। हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर, सेकेंड कॉपर की ज्यादा होती है। ऐसे कई है, क्रोमियम मैग्नीज में भी है ना, तो वो अपन आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीटेड। ये अभी केवल हमने टॉप टू लेफ्ट टू राइट ही कंप्लीट किया है बेटा, अभी टॉप टू बॉटम बाकी है रेडियस ना। टॉप टू बॉटम हमने अभी अभी क्या सीखा बेटा कि नीचे जाने पर डी ब्लॉक में Z इफेक्टिव तेजी से बढ़ता है, ये याद रखिएगा, है ना। ओके, तो मैं ये पार्ट लॉक कर, अब हेडिंग डालिएगा टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या कहानी है टॉप टू बॉटम में? मतलब मुझे कंपेयर करना है 3D सीरीज को, 4D सीरीज को और 5D सीरीज को, है ना। तो आपके पास 3D सीरीज होगी, 4D सीरीज होगी और 5D सीरीज होगी। क्या फैक्टर है बेटा, यहां D इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी D इलेक्ट्रॉन्स है, 5D सीरीज में D एंड F इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों है। तो मैं ऐसा कहूं कि यहां से यहां जा रहे हैं
नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो ऊपर से नीचे जाओगे, 3D से 4D जाओगे, 4D से 5D सीरीज में एंटर करोगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स कोई नई बात हुई क्या? नहीं। लेकिन डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ की शील्डिंग सबसे पुअर है, तो डी एंड एफ के आने से बताओ यहां पर जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाना चाहिए? कम। सेल कह रहा है कि साइज बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को कम करने पर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब मैं 3D से 4D में जाऊंगा, साइज या रेडियस, तो साइज बढ़ना चाहिए। 3D से 4D पर नंबर ऑफ शेल का इफेक्ट है, क्योंकि यहां भी डी इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी डी इलेक्ट्रॉन्स है। जेड इफेक्टिव में कोई ज्यादा चेंज आया क्या? समझो बेटा, 3D से 4D में डी इलेक्ट्रॉन्स कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहां पर सेल बढ़ा लेकिन डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 4D और 5D की साइज लगभग बराबर होगी। 4D और 5D की साइज लगभग बराबर होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि 4D और 5D की साइज क्यों बराबर होगी? जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा कि आपके पास टाइटेनियम है, जिरकोनियम है और हाफनियम है। मैं फिर से बता रहा हूं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, ये 3D सीरीज का मेंबर है, ये 4D सीरीज का, ये 5D सीरीज का। इसको कैसे याद रखते हो? तो मैंने बताया था ना, टी जरा हाफ, इसको याद रखने की ट्रिक थी, टी जरा, टी जरा हाफ। आप सब भोपाल में रहते हैं, अच्छे से जानते होंगे हाफ टी को कट चाय कटिंग कहते हैं अपन, है ना? तो यहाँ कटिंग की बात हो रही है। टी जरा हाफ, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। अब मुझे बताओ इनके रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? तो टाइटेनियम से जिरकोनियम में रेडियस बढ़ेगा और जिरकोनियम और हाफनियम का साइज बराबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तो कॉपर से सिल्वर में साइज बढ़ा, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का साइज बराबर होगा। सिल्वर और गोल्ड का साइज बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, स्कैंडियम, इट्रिबियम, लेंथेनम। मुझे कोई ऑर्डर बताएगा साइज का क्या होगा यहां पर और क्यों? एक्सेप्शन, स्कैंडियम, इट्रिबियम और लेंथेनम इंक्रीज करेगा ना? बराबर क्यों नहीं हुआ? देखो यार, यहां पर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना। लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट सीरीज आती है, लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट, तो क्या लेंथेनम में एफ होगा? नहीं, एफ तो एब्सेंट है, नो। तो लेंथेनम में है ही नहीं, तो फिर कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब कि कोई भी इसमें इक्वल साइज नहीं आएगा। तो स्कैंडियम, इट्रिबियम, लेंथेनम में साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। लिख देता हूं मैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्शन है। या और अच्छे से लिखो तो 4F लिख लेना बेटा, 4F सीरीज है ना, 4F इलेक्ट्रॉन्स, 4F सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज एब्सेंट है वहां पर, लेंथेनाइट के बाद आती है
तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा एक चीज और है, इन जर्कोनियम और हाफनियम के साइज इक्वल होने का रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किस में लगा? हाफनियम में, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ा, तो साइज छोटा हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये लेंथेनाइड सीरीज के बाद लगा। अगर एक्टिनाइड सीरीज के बाद अप्लाई होता तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर ट्रांजिशन सीरीज के बाद लगता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो कि केवल और केवल गैलियम में लगता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर मैं फिर से समझा रहा हूं बेटा कि 3D से 4D में नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ना चाहिए था। तो यहां से यहां तक क्या हुआ कि साइज बढ़ा, लेकिन D एंड F के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से Z इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इनकी शील्डिंग पुअर है। D एंड F की शील्डिंग कैसी शील्डिंग है? पुअर शील्डिंग है। अगर पुअर शील्डिंग है तो Z इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा, तो साइज कम होगा। तो एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है, दूसरा फैक्टर साइज को कम कर रहा है, मतलब साइज बराबर हो जाएगा। एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है नंबर ऑफ शेल, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटा रहा है, मतलब यहां पर लगभग बराबर साइज होगा। तो 4D और 5D सीरीज की जो साइज होती है, एक्सेप्ट स्कैंडियम, यट्टरबियम और लेंथेनम, लगभग बराबर होती है। तो आप अगर एनसीईआरटी में ग्राफ देखो तो 4D और 5D सीरीज एक दूसरे को टच कर रही होंगी लगभग। 4D सीरीज और 5D सीरीज एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, है ना। लेकिन 3D सीरीज नीचे होगी, फिर 4D, फिर 5D, मतलब बढ़ता तो है, लेकिन यहां बढ़ा और यहां लगभग इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल। नोट डाउन कर लें।